हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे जीके जीएस एमसीक्यूज का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है उसका पार्ट 3 बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यह सीरीज जो है हर एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो। रेलवे में भी जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड, और ऑल स्टेट पीएससी, जितने भी पीएससी के एग्जाम हैं, ये लगभग सभी के लिए क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें मैंने यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है, और जो नए क्वेश्चन है बनाए हैं, जो हमारी टीम के द्वारा बनाई गई है नए क्वेश्चंस, तो ऐसे क्वेश्चंस जिनके आने की संभावनाएं हैं आपके एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर किया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए जो भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज का हम पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो देखिए, अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो नॉर्थ, साउथ, ठीक है, आपका वेस्ट और ईस्ट। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया पूर्वी सीमा। तो पूर्वी सीमा की अगर बात करें तो ये है आपका आलमगीरपुर, यह है पूर्वी सीमा। दक्षिणी सीमा भी पूछा जाता है तो यह है दैमाबाद, ठीक है। उत्तरी सीमा मांडा, और उसके बाद पश्चिमी सीमा की बात करें तो सुत कांगेडोर। तो ये चारों पूछी जाती है, इनकी नदी भी पूछ ली जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें आलमगीरपुर की बात की जा रही है तो ये जो है आपके हिंडन, ठीक है, हिंडन नदी पर है। तो ये चीजें भी यहाँ पर हमसे पूछ ली जाती हैं। तो इसका जो आंसर है आलमगीरपुर है। अब जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात हो ही गई है तो जैसे लोथल है, तो लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है आपका, और ये एक पोर्ट था, यानी कि बंदरगाह, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, ठीक है, चूड़ियां। ये कहाँ पे है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। यहाँ पे इसको याद रखा जाता है पानी की कमी के नाम से भी, पानी की कमी क्योंकि राजस्थान में है। तो आप हमारा हिस्ट्री का अगर वीडियो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का तो उसमें मैंने ट्रिक्स वगैरह बताई है इसको याद करने की। आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम पर नहीं, यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर हाई टेम्परेचर है तो वहां पर वो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित होने देंगे, लेकिन अगर बहुत ही कम टेम्परेचर है तो वो नहीं। तो उनको अतिचालक, धात्विक चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक। तो उसका आंसर होगा अर्धचालक, यानी कि सेमीकंडक्टर। तो इसका आंसर देखते हैं। सेमीकंडक्टर की बात करें तो उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ती है। यह गुण चालकों से उल्टा है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड, गैलियम, आर्सेनाइड इत्यादि अर्धचालक पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। यानी कि अगर इसकी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी चालकता बढ़ती जाती है। तो इस टाइप के जो भी मटेरियल होते हैं इनको हम बोलते हैं अर्धचालक। मेनली हम जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज यहाँ पर करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है, यानी कि जो दूरदर्शन चैनल है उसकी विशिष्टता क्या है, स्पेशलिटी क्या है। तो उसकी अगर हम बात करें तो प्रेषित संकेत की आवृत्ति, प्रेषित संकेत का वेग, दूरदर्शन स्क्रीन का भौतिक आयाम, चित्र नलिका का आकार। तो इसका जो आंसर है, आंसर है आपका फर्स्ट वाला, प्रेषित संकेत की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी की यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए, टीवी चैनल है, एक टीवी चैनल है, मुख्यतः भौतिक या आभासी चैनल होता है जिसमें टेलीविजन स्टेशन या टेलीविजन नेटवर्क का वितरण होता है। टेलीविजन सिग्नल प्रेषित करने के लिए चैनल संख्या वास्तविक आवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर जो है होती रहती हैं। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है किस पर, यानी कि कोई भी संस्था है उसकी लाभ किस चीज से निर्धारित की जाएगी? संसाधित न्यास की गुणवत्ता पर, संसाधित न्यास की मात्रा पर, या न्यास की संसाधन की गति पर। तो इसका आंसर है आपका न्यास के संसाधन की गति पर। इसकी डिटेल्स से देखते हैं तो थोड़ी सी हमको जानकारी मिलेगी। लाभप्रदता प्रत्येक लाभ उन्मुख संगठन का एक मौलिक लक्ष्य होता है।
जो ग्राहकों के लिए एक वास्तविक मूल्य प्रदान करने के लिए एक विस्तृत व्याख्या की रणनीति पर निर्भर करता है। संसाधित डेटा की गुणवत्ता एक संगठन की लाभप्रदाता के निर्धारकों में से एक होती है। हालांकि डेटा प्रसंस्करण की गति भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, क्योंकि इसके द्वारा समय सीमा के भीतर शीघ्र डिलीवरी संभव हो पाता है। उदाहरण स्वरूप, जहां एक तरफ आउटसोर्सिंग से लाभप्रदाता में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर कंपनियों के श्रम की लागत को भी बचाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है चीजें की जाती है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में परिवर्तन निहित रहता है। यानी कि एक कौन सा परिवर्तन है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता ही है? तो ऑप्शन देखिए, रासायनिक ऊर्जा का विकिरणीय ऊर्जा में। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा का तो उपयोग होता नहीं है इसमें। हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, सूर्य की किरणों का यूज करते हैं। रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, ये भी गलत हो गया। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ये एकदम सही है, क्योंकि हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उससे जो है हमको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, पानी का उपयोग करके पौधे खाना बनाते हैं, ये सब चीजें होती है प्रक्रिया। तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा थर्ड वाला जाएगा। देखते हैं क्या बोला जा रहा है डिटेल में। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, क्या CO2, भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो मेनली जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें हमको O2 गैस मिलता है और CO2 लिया जाता है। और यहाँ पर Mg जो है मैग्नीशियम की बात करें कि तो उसकी जो है उपस्थिति में यहाँ पर किया जाता है, जो क्योंकि क्लोरोफिल में ये पाया जाता है। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था, Mg2+। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, जैसे कि बोला जा रहा है जल, तो जाइलम जो है, जाइलम जो है जल ले जाता है। और फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम पूरे जो है पेड़ पौधों में जो मिनरल्स हैं उनका परिवहन करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक क्या है? डेटॉल यानी कि जो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है, कट गया छिल गया तो उस पर आप लगा सकते हो उसको। तो उसमें क्या होता है? तो उसमें देखिए आयोडीन तो नहीं होता है, एनलोरॉक्सीलेनॉल ये होता है, बायोथिनॉल नहीं होता है और क्रेस्ट्रॉल भी नहीं होता है। इसका आंसर है आपका बी वाला। देखते हैं इसमें क्या है। देखिए डिटॉल में मेनली जो मौजूद होता है क्लोरोजाइलेनॉल होता है, वह सक्रिय संगठक है जो उसे रोगाणु रोधक बनाता है। कि मेनली जो ये चीज है तो रोगाणु रोधक उसको बनाता है हमारे शरीर को बचाने के लिए। ठीक है, क्लोरोजाइलेनॉल एक एरोमेटिक रासायनिक यौगिक होता है। डेटॉल में ठीक है, क्लोरोजाइलेनॉल की मात्रा लगभग 4% होती है। ठीक है, तो ये भी इसमें पाया जाता है। निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, इसको जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निषिद्ध है? तो इसकी हम बात करें तो ये खेसरी नहीं, खेसारी भी इसको जानते हैं। खेसारी की दाल यूज होती थी, खेसारी की दाल यूज होती थी, तो जिसको जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि आंसर इसका सही हो जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर। जी हाँ, फर्स्ट वाला सही है। तो देखिए, एक खास बीमारी की वजह से खेसारी दाल पर 1961 में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस बीमारी की वजह से खेसारी दाल के दाने में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन और बीटा ODP था। ठीक है, ODP था। परंपरागत तौर पर खेसारी दाल की किस्मों में 0.5 से लेकर 2.5% तक टॉक्सिन होता है। तो इसलिए खेसारी दाल का यूज जो बैन है, तो कृपया करके जो लोग अगर खेसारी दाल का यूज कर रहे हैं तो कृपया करके ना खाएं। न्यूरोटॉक्सिन उसमें एक तरीके का विषैला पदार्थ पाया जा रहा है, शोध में पता चला है। तो इस पर 1961 से ही सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है। फिर भी लेकिन आजकल यूज होता है। मेनली अगर हम बात करें तो हॉस्टल्स में मेनली ये यूज किया जाता है, क्योंकि इसका कॉस्ट कम पड़ता है। तो बच्चों को ये खिलाया जाता है ताकि उनका जो है खाने में पैसा बच सके। तो इस चीज से बचें। आनंद वन की बात करते हैं तो आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन जो है विख्यात है? तो आनंद वन मेनली बहुत ही फेमस चीज है। तो ये जो है बाबा आमटे के द्वारा जो है स्थापित इसको किया गया था। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आनंद जो वन है आश्रम महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में बरोरा नगर स्थित यह आश्रम प्रसिद्ध समाज सेवी बाबा आमटे की कर्म भूमि रही है।
जिनका जीवन कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित रहा है। इस आश्रम में कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास और देखभाल की उचित व्यवस्था की गई है। तो मेनली जो बात करें यहाँ पर कुष्ठ रोगियों की उन्होंने सेवा की थी। बाबा आमटे में एक समाज सेवी थे और जिनके कारण जिन्होंने आनंद वन की स्थापना कराई। द गोल्डन चैरियट एक शाही टूरिस्ट रेलगाड़ी है। क्या? द गोल्डन चैरियट जो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से पर्यटक स्थानों को जोड़ती है, यानी किस किस को जोड़ती है? तो मेनली देखिए कर्नाटक गोवा, कर्नाटक केरल, केरल तमिलनाडु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कर्नाटक टू गोवा। तो देखें, जी हाँ बिल्कुल सही है, कर्नाटक और गोवा। इसकी बात करें तो यह एक जो है लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है जो भारतीय राज्य कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों से सैर करती है। हम्पी में स्थित विट्ठल टेम्पल के स्टोन जो है आपका, देखिए विट्ठल, कौन सा टेम्पल? विट्ठल टेम्पल स्टोन चैरियट के नाम पर ही इस ट्रेन का नाम गोल्डन चैरियट रखा गया है। तो ये यहां से है गुजरते हुए तक गोवा तक आपके जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मूल अधिकार है? शिक्षा का अधिकार, जी हाँ मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार है। भाषण का अधिकार भी मूल अधिकार है, यानी कि इसका आंसर होगा ये सभी। तो शिक्षा का अधिकार जो था, आई थिंक ये 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो देखते हैं इसका डिटेल। देखिए डिटेल में बोला जा रहा है सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आता है। 86वें संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिलाया। भाषण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। मेनली आपको याद रखना है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी कि पीएनजी। तो पीएनजी की बात करें, पाइप्ड नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है खनन के लिए, वेल्डिंग के लिए, संज्ञाहरण के लिए, या फिर पकाने के लिए, यानी कि भोजन पकाने के लिए। तो मेनली इसका भोजन पकाने में ही यूज किया जाता है। मुख्यतः इसमें मीथेन होता है। हाइड्रोजन और कार्बन का अनुपात मीथेन में न्यूनतम होता है, जिसके कारण यह स्वच्छतम ईंधनों में से एक है। इसका इस्तेमाल खाना पकाने के प्रयोजन और पानी गर्म करने के लिए मेनली किया जाता है। रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू हुआ था? तो देखिए रोलेट एक्ट से रिलेटेड थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिसको हम रोलेट एक्ट 1919 उनके समय में लागू किया गया था, और चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी हम जो है इनको जानते हैं। चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया हुआ था। और मार्ले मिंटो अधिनियम की बात करें तो मार्ले मिंटो जो है 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम यहाँ पर आया हुआ था। तो इसका आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखते हैं, वर्ष 1917 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में क्रांतिकारी गतिविधियों की देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक और रोलेट एक्ट लागू किया गया। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय थे। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहां पे हुआ? तो यह जो हुआ स्टॉकहोम में हुआ। कहां पर? स्टॉकहोम में हुआ 1972 का। तो इसका आंसर है ए वाला। तो देखते हैं क्या है इसमें डिटेल। वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया। कहां पर? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया। इस सम्मेलन को व्यापक रूप से वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के आधुनिक राजनीतिक और सार्वजनिक जागरूकता की शुरुआत के लिए यहां पर किया गया। तो मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम, कहां पर? जो कि स्वीडन की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? दो विक्रेता, दो क्रेता, एक विक्रेता, दो क्रेता, दो विक्रेता, एक क्रेता, या फिर एक विक्रेता और एक क्रेता। तो द्विपक्षीय की बात हो रही है, तो यहां पर इसका आंसर जाएगा एक विक्रेता और एक क्रेता। द्विपक्षीय एकाधिकार वह स्थिति है जिसमें श्रम की मांग करने वाली एक फर्म होती है तथा श्रम की पूर्ति के लिए एक श्रम संघ द्वारा की जाती है। इस स्थिति में श्रम संघ मजदूरी की अधिक से अधिक दर प्राप्त करना चाहेंगे तथा मालिक कम से कम मजदूरी देना चाहेंगे। द्विपक्षीय एकाधिकार में अंतिम परिणाम सैद्धांतिक रूप से अनिर्धारणीय है, यानी कि मेनली जो है निर्धारण नहीं है। वही हो गया मालिक और मजदूर की बात हो गई कि मालिक बोलेगा कि नहीं हम तुमको 200 रुपये मजदूरी पे रखेंगे, और मजदूर बोलेगा नहीं मुझे 300 चाहिए। तो इसका कोई सैद्धांतिक निर्धारण नहीं है, ले दे के फिर उनको मानना पड़ता है कि नहीं हम काम ही नहीं करेंगे, चले जाएंगे, दूसरे को बुलाएंगे।
इस तरीके से ले दे के फिर जो भी होता है वैसा होता है, तो इसका कोई सैद्धांतिक रूप से जो है ये निर्धारण नहीं किया जा सकता इसको, ठीक है। तो यही बोला जाता है द्विपक्षीय एकाधिकार की बात के, दोनों अपने ही मत पे अड़ेंगे। जो मजदूर होगा बोलेगा हम 300 ही लेंगे, और जो मालिक होगा वो अड़ा रहेगा नहीं हम 200 ही देंगे। ऐसा अमूमन होता ही है, आप जीवन में देख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस ले सकते हैं लाइफ में। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा की बात करें तो कैबिनेट मिशन के थ्रू, जो कि 1946 में आई थी। यहां पर हो गया आपका और देखिए 1946 में, और क्रिप्स मिशन की बात करें तो 1942 में, बेबेल प्लान और ऑगस्ट ऑफर। आपको यहां पर आज का क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि बेबेल प्लान कब का है, ठीक है, बेबेल प्लान कब का है। बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में ब्रिटेन की सरकार ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा एक संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया। भारत की आजादी के सवाल का हल निकालने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 मंत्री भारत भेजे, जिस दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन के कहने पर ही संविधान सभा का यहाँ पर गठन किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन का आपको आंसर देना है बेबेल प्लान जो है कब का है। कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए कि बेबेल प्लान कब का है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार जोड़ा गया था? तो 44वां संशोधन 1978, ठीक है, और ये संपत्ति का अधिकार है, जिसको जो है कानूनी अधिकार में बना दिया गया था। पहले यह हमारा मौलिक अधिकार था। तो अगले क्वेश्चन की जो डिटेल है यहाँ पर देखते हैं क्या है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निकालकर 12वें, ठीक है, भाग अध्याय 4 में जोड़कर संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत रखा गया है। इसमें कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से अलग होकर देश का समान कानून बन गया है। तो मेनली जो है ये संपत्ति का अधिकार को कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, और इसे कहाँ रख दिया गया? 300 के काम में, 300 के काम में इसको जोड़ा गया है। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और राधा कृष्णन। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया था कि सत्य परम तत्व है और वह ही एक ईश्वर है। मेनली आज के जीवन में भी सत्य की राह पे चलना कठिन है। सत्य की राह पे अगर आप चलते हैं तो आपको कठिनाइयां तो बहुत ज्यादा होने वाली है, चाहे वो आप नौकरी में जाएं, अगर सत्य पे रहे, कहीं भी रहे, बहुत ज्यादा कठिनाई होगी, लेकिन आपका जीवन बहुत ही अच्छा, मतलब मेनली मेंटली आप बहुत ही अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपको फिजिकली और दूसरे तरीके से आपको प्रताड़ित किया जाए, लेकिन एक समय पे आपकी जीत जरूर हो। अब देखते हैं यहाँ पर डिटेल में क्या दिया जा रहा है। बारुक स्पिनोजा, ठीक है, बारुक स्पिनोजा की बात करें कि तर्ज पर महात्मा गांधी ने भगवान को अंतिम वास्तविकता के रूप में परम सत्य माना है। गांधी के अनुसार भगवान और नैतिकता का परम सत्य है। भगवान और नैतिकता परम सत्य है। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो देखिए बीसी पॉल, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सरदार भगत सिंह, और यहाँ पर बात करें तो रुक्मणी लक्ष्मीपत। तो बात करें नौजवान, तो नौजवान तो हमारे सरदार भगत सिंह थे, जो कि बहुत ही खून उनका गर्म था, एक क्रांतिकारी थे। तो नौजवान भारत सभा की बात करें तो सरदार भगत सिंह ने जो है उसको यहाँ पर स्थापित किया था। भगत सिंह ने 1926 से ही वास्तविक प्रजातंत्र यानी समाजवादी प्रजातंत्र की ओर अपना कदम बढ़ा दिया था। इस लक्ष्य के लिए उन्होंने अपने साथी भगवती चरण बोहरा के सहयोग से नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, ठीक है, नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी जो है पचमढ़ी को कहा जाता है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। तो देखिए ये जो है मेनली बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर देखिए हो चुका है। बौद्ध धर्म में बुद्ध, संघ, धर्म और तीन जो है इनको त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध के स्वरूप पर चित्त को केंद्रित करने से मनुष्य के मन में वित्रंसता और स्थिरता आती है। संघ के प्रभाव से साधक में विश्वास और उत्साह का उदय होता है, और धर्म के सेवन से
उसके आत्मिक बल की वृद्धि होती है। तो देखिए वही बताया गया कि बुद्ध के स्वरूप पर केंद्रित होता है। उसके बाद अगर संग धम्म की बात करें, संग की बात करें तो प्रभाव से साधक में विश्वास और उत्साह आता है, और धम्म की बात करें तो जो है उसमें सेवन से उसका आत्मिक बल की वृद्धि होती है। तो तीनों चीजों की यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? तो ड्रिप सिंचाई की बात करें तो यह जो है इजराइल में किया जाता है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों में से एक है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जामों में भी पूछा जाएगा। तो ड्रिप सिंचाई की बात करें तो ड्रिप सिंचाई जो है इजराइल में यूज किया जाता है। ड्रिप सिंचाई का प्रचलित करने का श्रेय इजराइल और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को दिया जाता है। इजराइल ने ड्रिप सिंचाई को प्रभावी और कुशल पूर्वक रूप से अपनाकर स्थायी और विश्वसनीय कृषि को उत्पादन किया है। बुद्धि का केंद्र स्थित है, यानी कि हमारे मस्तिष्क, हमारे माइंड की बात की जा रही है कि उसका केंद्र सेंटर कहां पर है, तो वह है प्रमस्तिष्क में। कहां पे? प्रमस्तिष्क में है। तो देखते हैं डिटेल। प्रमस्तिष्क को बुद्धि का केंद्र माना जाता है। यह हमें पढ़ने, लिखने और बोलने, जोड़ घटाव करने, संगीत की रचना करने, भूतकाल को याद रखने और भविष्य की योजना तैयार करने की क्षमता प्रदान करता है। क्या क्या करने में? पढ़ने, लिखने, बोलचाल, जोड़ घटाव, संगीत की रचना, भूतकाल को याद रखने में, यानी कि पास्ट को याद रखने में, भविष्य की योजना तैयार करने में, इन सभी चीजों को करने में जो है आपका ये मदद करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न मानव निर्मित विपदाओं में से कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? मलबा स्खलन, खारे जल का अंतर्देश, ओजोन निषेधन या ग्रह दाह? तो यह है आंसर ग्रह दाह। मलबा स्खलन, खड़े जल का जो है अंतर्वध और ओजोन का निषेधन की बात करें तो प्राकृतिक विपदा है, ठीक है। लेकिन ग्रहदाह यानी कि आगजनी सामाजिक रूप से प्रेरित मानव निर्मित विपदा है। आगजनी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से इमारतों, जंगली पूर्वी क्षेत्रों, वाहनों या अन्य संपत्ति को आग लगाने से हो। तो मेनली जो ग्रहदाह है, या तो देखिए जरूरी नहीं कि कोई आग ही लगाए, कभी कभी कुछ दुर्भाग्यवश पूर्ण जो है कुछ घटनाएं हो जाती है जिससे घर में आग लग जाती है। तो इस तरीके से ये जो है लेकिन सामाजिक विपदा है, ह्यूमन द्वारा क्रिएट की गई ही विपदा है, ठीक है। और बाकी चीजें जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो है वो आपकी नेचुरल है। अगला एक्सोबायोलॉजी की अगर हम बात करें, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है, एक साइंस है जिसका संबंध है, यानी कि किससे है। ऑप्शन है आपका लुप्त रूपों के साथ, अन्य ग्रहों में जीवन के साथ, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, समुद्री आवास में जीवन के साथ। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका आंसर है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, यानी कि जो अंतरिक्ष, बाह्य अंतरिक्ष है वहां पर जीवन है क्या या नहीं है, उस चीज पे रिसर्च या सर्च करने को हम बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं। एक्सोबायोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध अलौकिक जीवन की खोज और उसमें अलौकिक परिवेश या बाहरी अंतरिक्ष के जीवों पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर यानी कि मिलीग्राम पर 100 ml में कितना होता है? वयस्क व्यक्ति की बात की जा रही है और खाली पेट, देखिए खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर की बात की जा रही है, यानी कि शुगर की चेकिंग हो रही है खाली पेट, तो उसमें कितना होता है? तो उसके अगर हम आंसर की बात करें तो वो 100 होता है। कितना? 100 होता है। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज का स्तर 80 से 120 के पास होता है। तो यहाँ पर देखिए 200, 160 और 60, तो ये सभी गलत, 100 के आसपास होगा। रुधिर ग्लूकोज का उच्च मधुमेह जैसे रोगों का संकेत हो सकता है, यानी कि वही है, अगर ये बढ़ गया तो जो है आपका शुगर की बीमारी है, घट गया तो शुगर लो है। इस तरीके से चीजें यहाँ पर की जाती है, यही हम शुगर टेस्ट में पता लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पार्ट में भी हमने 25 क्वेश्चंस देखे हैं जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है आपके सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीएससी हो, यूपी पीएससी हो, बिहार पीएससी हो, सीजीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, पीएससी के लिए मेनली फोकस्ड है। लेकिन आपका एसएससी एग्जाम हो गया, आपका रेलवे एग्जाम हो गया, उनमें भी इनमें से क्वेश्चंस जरूर आएंगे आने वाले एग्जामों में। तो कृपया करके वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।